सबको सब कुछ विरासत में नहीं मिलता। कई रातें बितानी पड़ती हैं किताबों के साथ। आज की ये कोटेशन उन विद्यार्थियों के लिए है जो मेहनत नहीं करते हैं और बिना मेहनत के ही सक्सेस पाना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव विवेकानंद स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सक्सेस विद वीएससी में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज है 9 फरवरी 2023। तो आज की क्या है इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर, विस्तार से जानेंगे एक एक पॉइंट को। मैं आपको बता दूं, ये क्लास आपके लिए सभी बैंकिंग एग्ज़ाम्स, रेलवे एग्ज़ाम्स, स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स, एसएससी के एग्ज़ाम, इन सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास में हम एक एक करंट अफेयर को बहुत ही डिटेल में जाकर पढ़ते हैं। क्योंकि आजकल के एग्ज़ाम में करंट अफेयर से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डीप में पूछे जाते हैं। तो जितने भी लोग इस क्लास में जुड़े हुए हैं और डेली आते हैं, वो लोग एक एक बार लाइक बटन पर प्रेस कर दें, मेरा उत्साह बढ़ा दें, जिससे मैं क्लास को अच्छे से शुरू कर सकूं। इसके अलावा डेली एक किसी व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप पर आप शेयर भी किया करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे चैनल की रीच बढ़े और हमारे चैनल पर आकर के लोग अच्छे से पढ़ाई कर सकें। क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है और ये चैनल आपके लिए सबसे ज़्यादा रेगुलर है। वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा, तभी आपको वीडियो की क्वालिटी समझ में आएगी। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ, और देखते हैं आज की पहली और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर में क्या है खास। आपकी स्क्रीन पर आ गई है पहली न्यूज़। दुनिया के सबसे बड़े दुग्ध उत्पादक भारत का वैश्विक दुग्ध उत्पादन में 24% का योगदान है। तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। इसने वर्ष 2021-22 में वैश्विक दुग्ध उत्पादन में 24% का योगदान दिया है। भारत के दुग्ध उत्पादन ने पिछले 8 वर्षों 2014-15 और 2021-22 के दौरान 51% की वृद्धि दर्ज करी है। 2021-22 में ये उत्पादन बढ़कर 220 मिलियन टन हो गया है। डेटा खाद्य और कृषि संगठन कारपोरेट सांख्यिकी डेटाबेस यानी फाओ स्टैट द्वारा इसे जारी किया गया है। फाओ स्टैट यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन स्टैटिक्स, इसके द्वारा इसे जारी किया गया है। तो एक बार फिर से एक एक पॉइंट देख लीजिए, जैसा कि मैं रिवीजन कराता हूं, जिससे आपका एक एक पॉइंट क्लियर हो जाए। दुनिया के सबसे बड़े दुग्ध उत्पादक भारत का वैश्विक दुग्ध उत्पादन में 24% का योगदान रहा है। 2014-15 से लेकर 2021-22 के दौरान इसमें 51% की वृद्धि देखी गई है, और इस प्रकार भारत दुनिया का वर्तमान समय में सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। दुग्ध उत्पादन 2021-22 में बढ़कर 220 मिलियन टन हो गया है। किसके द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है? फाओ स्टैटिक्स के द्वारा। अब यहाँ पर फाओ की बात चली गई है, तो आओ फाओ के बारे में कुछ स्टैटिक जी के पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। फाओ यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी खाद्य और कृषि संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो भूख को समाप्त करने, पोषण और खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करती है। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। सदस्य 195 देश हैं और मुख्यालय इसका पड़ता है रोम, इटली के अंदर। फाओ की वर्षगांठ बनाने के लिए हर साल 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में भी मनाते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जान लेना आप लोग। पहल क्या रहती है? तो पहल इसकी रहती है विश्व स्तर पर भारतीय कृषि विरासत प्रणाली यानी कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन आदि। उम्मीद करता हूं आज की पहली न्यूज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब आपने देखा फाओ का हेडक्वार्टर रोम, इटली में है, तो क्या आप जानते हैं WHO, WTO, अंकटाड और इसके अलावा ILO, इनके हेडक्वार्टर कहाँ पड़ते हैं? कमेंट कॉलम में आंसर करिए। चलिए मैं ही आपको बता देता हूँ, इनके हेडक्वार्टर पड़ते हैं जेनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। अब मैंने आपसे हेडक्वार्टर क्यों पूछे? क्योंकि मैं आपको हेडक्वार्टर डेली क्लास में किसी ना किसी संगठन का बताता ही हूँ। जो मेरा डेली व्यूवर है, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ कि जो मेरा डेली व्यूवर है, जो मेरे से डेली पढ़ता है, इस क्लास को डेली देखता है, उसको एक दिन ऐसा होगा कुछ और क्लासेस के बाद कि उसको स्टैटिक जीके के सारे पॉइंट लर्न होने लगेंगे, क्योंकि मैं आपको इस क्लास में ही सारे पॉइंट लर्न करा देता हूँ। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जिसने भी मेरा स्टैटिक जीके का पोर्शन नहीं देखा है, वो जाकर के मेरी प्लेलिस्ट में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है सक्सेस सीरीज़ की प्लेलिस्ट,
वहाँ से जाकर के एक एक वीडियो को देख सकता है। मैंने एक एक चीज़ को बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया है उस प्लेलिस्ट में, तो जाकर के देखिए। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, 10 से 12 मिनट का वीडियो है, लेकिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। टॉपिक वाइज मैंने उसमें एक एक चीज़ को बनाया हुआ है। चलिए बढ़ते हैं फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये न्यूज़ एक एक पॉइंट को पढ़ना पड़ेगा इस न्यूज़ में, क्योंकि ये न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गोल्डन बुक अवार्ड 2023 बड़ी न्यूज़ है, अच्छे से एक एक पॉइंट को कवर करेंगे। तो गोल्डन बुक अवार्ड 2023 दिए गए हैं। असाधारण साहित्यिक कृतियों को मान्यता देते हैं गोल्डन बुक अवार्ड में, और 2023 का ये अवार्ड विंग्स पब्लिकेशन इंटरनेशनल द्वारा दिया गया है। इसकी घोषणा 4 फरवरी को करी गई थी। और किन्हें किन्हें अवार्ड दिया गया है, आइए एक एक पॉइंट को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले बहुत ही चर्चित लेखक जेके राउलिंग, इनको फैंटास्टिक बीस्ट के लिए अवार्ड दिया गया। गौर गोपाल दास को यह अवार्ड दिया गया एनर्जाइज योर माइंड। दीपक चोपड़ा को यह अवार्ड दिया गया द 7 स्पिरिचुअल लॉ ऑफ सक्सेस। असनीर ग्रोवर को यह पुरस्कार दिया गया दोगलापन के लिए। नमिता थापर को यह पुरस्कार दिया गया द डॉल्फिन एंड द शार्क स्टोरीज ऑन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। ठीक है गाइस। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो कमलेश पटेल, जिनको द विजडम ब्रिज के लिए अवार्ड दिया गया। जेफ किन्नी को डायरी ऑफ अ विम्पी किड डाइपर ओवरलोड के लिए दिया गया। स्नेह देसाई, सुनील तुलसियानी, ब्रायन ट्रेसी को अल्टीमेट सीक्रेट्स टू वेल्थ इसके लिए दिया गया। राज सामनी को दिया गया बिल्ड डोंट टॉक के लिए, जिसका पूरा नाम था बिल्ड डोंट टॉक थिंग्स यू विश यू वर टॉट इन स्कूल। इसके अलावा कुछ और बात करें तो भूपेंद्र सिंह राठौर को मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच के लिए दिया गया। दीपक बजाज को नेटवर्क मार्केटिंग इन 60 मिनट के लिए दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट रस्किन बॉन्ड, इनको दिया गया हाउ टू लिव योर लाइफ के लिए। और डॉक्टर के श्री कुमार को बुद्ध वेलिचम के लिए दिया गया गाइस। तो उम्मीद करता हूँ सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। अब बात ये आती है, क्या सर सारे पॉइंट याद करने पड़ेंगे एग्जाम के लिए? ऐसे तो बहुत ही ज़्यादा पॉइंट हो जाएंगे लर्न करने के लिए। तो मैं आपको बता दूं, एग्जाम में सारे पॉइंट्स नहीं पूछे जाएंगे। एग्जाम में केवल वो पॉइंट्स पूछे जाएंगे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा दूं तो क्या आप याद कर लेंगे? उम्मीद करता हूँ आप याद कर लेंगे। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो याद रखिए कि गोल्डन बुक अवार्ड 2023 किस एक संगठन द्वारा दिए गए, तो विंग्स पब्लिकेशन इंटरनेशनल। फिर से देख लीजिए, विंग्स पब्लिकेशन इंटरनेशनल द्वारा दिए गए। कौन कौन नाम आपको याद रखने हैं, चलिए मैं टिक कर देता हूं, तुरंत आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सबसे पहले तो जेके राउलिंग का नाम आपको याद रखना है, जिनको फैंटास्टिक बीस्ट के लिए दिया गया। ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना असनीर ग्रोवर को, जिनको दोगलापन के लिए दिया गया। और नमिता थापर को, जिनको द डॉल्फिन एंड द शार्क स्टोरीज ऑन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए दिया गया। क्योंकि ये तीन लोग इस स्लाइड के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी आप दीपक चोपड़ा और गौर गोपाल दास को इसके भी कर सकते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट व्यक्ति नहीं है। इन तीन लोगों से क्वेश्चन लेकिन एग्जाम में बनते हैं, तो इन तीन लोगों की बुक तो आपको याद कर ही लेनी है। इसके अलावा इस स्लाइड में अगर बात करें तो आपको किसकी किसकी याद करनी है, आइए उसको भी मैं टिक कर देता हूँ। इसमें याद रखना है स्नेह देसाई, सुनील तुलसियानी और ब्रायन ट्रेसी की जो है अल्टीमेट सीक्रेट्स टू वेल्थ, इसको आप लर्न कर लीजिएगा। आगे बढ़ें तो आगे एक और इम्पॉर्टेंट है जो कि है रस्किन बॉन्ड की हाउ टू लिव योर लाइफ। रस्किन बॉन्ड को तो आप जानते ही हैं, एक ऐसे लेखक हैं जो कि हम बचपन में इनके लेखों को इंग्लिश में पढ़ते थे और आज भी जिंदा है। ये 100 साल के लगभग हो चुके हैं। ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर हैं। ये सारे राइटर के नाम आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए। और किसने इस अवार्ड को दिया है, तो याद रखिएगा विंग्स पब्लिकेशन इंटरनेशनल के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। उम्मीद करता हूँ ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब मेरा एक क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा, बुक से न्यूज़ आई है तो आप ये बताइए कि इंटरनेशनल बुक फेयर 2023 ये कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है और इसमें थीम देश कौन सा रहा है। ठीक है। चलिए मैं थीम देश बता देता हूँ, स्पेन इसमें थीम देश रहा है। अब आप कमेंट कॉलम में ये बताइए कि आखिर इंटरनेशनल बुक फेयर 2023 आयोजित कहाँ किया गया है। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ और देखते हैं अगली न्यूज़ में क्या है खास। अगली न्यूज़ है केंद्र सरकार ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय में 5 न्यायाधीशों की नियुक्ति करी है। ठीक है। तो केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति करी है। अब सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की कुल संख्या 32 हो गई है।
नियुक्त किए गए न्यायाधीश कौन है, यहाँ पर भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि अब फिर से इंपॉर्टेंट फैक्टर शुरू होते हैं। तो आइए एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करें अगर हम राजस्थान उच्च न्यायालय की, तो यहाँ पर न्यायमूर्ति पंकज मित्तल को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है राजस्थान उच्च न्यायालय का। उसके बाद पटना उच्च न्यायालय बिहार की बात करें तो न्यायमूर्ति संजय करोल को बनाया गया है। फिर मणिपुर उच्च न्यायालय, जहाँ पे पीवी संजय कुमार को बनाया गया है। आप कंफ्यूज ना होइएगा, संजय करोल हैं पटना उच्च न्यायालय के और संजय कुमार हैं मणिपुर उच्च न्यायालय के। फिर पटना उच्च न्यायालय, जहाँ पर एक और न्यायाधीश बनाए गए हैं न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह, ठीक है, न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह। उसके बाद न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा ये बनाए गए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के। जितने भी लोग यूपी के हैं उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के बनाए गए हैं मनोज मिश्रा, ठीक है। याद रखिए बेटा, आप जो स्टेट लेवल के एग्जाम्स आप देते हैं इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आपसे यूपी के ही पूछे जाते हैं, तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए फिर से एक एक इन्फॉर्मेशन को देखेंगे हम लोग। सुप्रीम कोर्ट ने 5 नए न्यायाधीश बनाए हैं, संख्या बढ़कर 32 हो गई है। कौन कौन नए न्यायाधीश बनाए गए, तो फिर से एक बार देख लीजिए। न्यायमूर्ति पंकज मित्तल, जिन्हें राजस्थान उच्च न्यायालय का बनाया गया है। न्यायमूर्ति संजय करोल को पटना उच्च न्यायालय का बनाया गया है। न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार को मणिपुर उच्च न्यायालय का बनाया गया है। न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह को पटना उच्च न्यायालय का बनाया गया है। इसके अलावा बात करें तो न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा को न्यायाधीश बनाया गया इलाहाबाद उच्च न्यायालय का। कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट अगर यहाँ पर जाने तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो प्रक्रिया है आखिर ये क्या है, आइए इस पर प्रकाश डालते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा करी जाती है। राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद न्यायाधीश जो होते हैं उनकी नियुक्ति करता है। और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में अपनी इच्छा अनुसार अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कर सकता है। राष्ट्रपति को सलाह देते समय मुख्य न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट के कम से कम 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के कॉलेजियम से परामर्श लेना होता है। मुख्य न्यायाधीश की राय सरकार के लिए बाध्यकारी होती है। तो आप कमेंट कॉलम में ये आंसर करिए कि सुप्रीम कोर्ट संविधान के किस एक अनुच्छेद के तहत आता है। कमेंट कॉलम में जल्दी से सारे लोग आंसर कर दीजिए। अब राष्ट्रपति जी द्वारा इसे नॉमिनेट किया जाता है, तो राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू हमारे देश की राष्ट्रपति हैं। किस एक नंबर की राष्ट्रपति हैं? कमेंट कॉलम में आंसर करिए। और क्या आप जानते हैं राष्ट्रपति का चुनाव किस एक पद्धति पर आधारित होता है? अगर आप जानते हैं तो कमेंट कॉलम में आंसर करते जाया करें, ठीक है। देखिए कमेंट कॉलम में आप लोग क्या किया करें, जितने भी लोग लाइव आया करिए कमेंट कॉलम में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एक दूसरे से शेयर किया करिए। कमेंट कॉलम में एक दूसरे से आप क्वेश्चन करा करिए, ठीक है। और सारे लोग उन क्वेश्चंस के आंसर भी दिया करिए। आपके पढ़ने का असली मतलब तब सिद्ध होगा जब आप डेली पढ़कर जाते हैं और अगले दिन जब आप पढ़ने आते हैं तो मैं आपको जो करंट अफेयर बता रहा हूँ, आप करंट अफेयर पढ़ने के बाद अगर मैं स्टैटिक जीके बताता हूँ और सपोज करिए वो स्टैटिक जीके आपको आती है, तो उस टाइम में आप क्या किया करिए, एक दूसरे से क्वेश्चंस पूछा करिए। अगर आप क्वेश्चंस ना पूछा करिए तो मैं जो आपको स्टैटिक जीके पॉइंट बताता हूँ उनमें जो स्टैटिक जीके पॉइंट छोड़ देता हूँ। आप उन एक्स्ट्रा फैक्ट को अपनी तरफ से कमेंट कॉलम में बताया करें, जिससे कि जो बच्चे लाइव होते हैं उनका और ज़्यादा भला हो सके, उनको और ज़्यादा स्टैटिक जीके के पॉइंट पता चल सके, ठीक है। तो ये मत सोचिए कि मुझे आता है तो मैं किसी को नहीं बताऊंगा। जितना ज़्यादा आप सारी चीज़ों को बताएंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आपकी ही क्लियर होंगी, ठीक है गाइस। तो चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। प्रधानमंत्री मोदी जी करेंगे मुंबई में अरबी एकेडमी का उद्घाटन, ऐसी घोषणा करी गई है। अकादमी दाऊदी बोहरा समुदाय की है। प्रधानमंत्री मोदी दुनिया भर में दाऊदी बोहरा समुदाय के वर्तमान नेता परम पावन सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन के साथ मंच साझा करेंगे और इस कार्यक्रम में दुनिया भर के मेहमान शामिल होंगे। तो होने क्या जा रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी मुंबई में अरबी एकेडमी का उद्घाटन करेंगे। अच्छा, मोदी जी से बात आई है तो क्या आपको कल की न्यूज़ याद आ रही है? कल मैंने आपको पढ़ाई थी एक न्यूज़ कि 78% अप्रूवल रेटिंग के साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए हैं। और ऐसा पहली बार नहीं है, कई बार मोदी जी लोकप्रिय नेता बन चुके हैं। और दूसरे नंबर पर रहे थे मैक्सिको के ओब्राडोर, ठीक है गाइस। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है इस न्यूज़ को, तो आप कमेंट कॉलम में ये आंसर करिए, क्योंकि मैंने जब आपको न्यूज़ पढ़ाई थी तो मैंने बहुत ज़्यादा जोर दिया था इस बात पर
कि आपसे ये तो पूछेगा ही नहीं कि कौन सबसे लोकप्रिय नेता बना है, क्योंकि ये आपके देश के मुखिया हैं और आपके देश के मुखिया के बारे में तो सब लोग जानते ही हैं। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन वो पूछा जाता है जिसमें आप डाउट हो थोड़ा सा, है ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इस रिपोर्ट को किस संगठन के द्वारा जारी किया गया है। तो क्या आप जानते हैं? चलिए मैं बता देता हूँ। मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी किया जाता है। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिर ये बताइए, अभी आप पीछे पढ़ के आए हो कि दुग्ध उत्पादक में भारत लगातार पहले स्थान पर रहा है। ये किसके द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है? अब पीछे बैक जा करके आप मत देखिएगा, दिमाग पर जोर डालिए और कमेंट कॉलम में आंसर करिए किसके द्वारा जारी किया गया है। अगर आपको नहीं आता तो फिर आप पीछे जाकर देख सकते हैं। ठीक है गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को दिमाग में रखना सीखिए, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को दिमाग में कलेक्ट करके रखिए, जिससे जब मैं क्वेश्चन किया करूँ तो आप तुरंत कमेंट कॉलम में आंसर किया करें। ठीक है, और ये मत देखा करें कि कोई कमेंट कॉलम में आंसर नहीं कर रहा है तो मैं क्यों करूँ। आपको अपना पढ़ना है, आपको अपने हिसाब से चलना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है एक इंपॉर्टेंट खिलाड़ी से, राफेल वर्ने। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से अपनी रिटायरमेंट की घोषणा करी है। तो फ्रेंच के डिफेंडर खिलाड़ी हैं राफेल वर्ने, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से सेवानिवृत्त ले लिया है। उन्होंने 2013 में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में पदार्पण किया था। यहाँ पर क्रिकेट को हटा दीजिएगा, फुटबॉल में पदार्पण किया था और 2018 में फीफा विश्व कप को जीता था। उन्हें 2014 में फीफा का सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी पुरस्कार भी मिल चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। उन्होंने 3 ला लीगा की खिताब, एक कोपा डेल रेस, 4 यूईएफए चैंपियन लीग खिताब और 4 बार फीफा क्लब और विश्व कप सहित 18 ट्रॉफियां जीती हैं। उम्र जैसी उम्र नहीं और इतने सारे अवार्ड जीते हैं। ठीक है, 29 साल के हैं ये केवल, और इन्होंने अपने खेल से रिटायरमेंट ले लिया है। याद कैसे रहेगा सर? तो देखिए, ये बताइए, राफेल विमान कहाँ से आए अपने देश में? फ्रांस से। तो बस याद रखिए, ट्रिक मिल गई हमको। राफेल वर्ने नाम है, फ्रांस के खिलाड़ी हैं, इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। बहुत सारे खिलाड़ी इस समय रिटायरमेंट ले रहे हैं। अभी क्रिकेट में आपको याद है जोगिंदर शर्मा, इन्होंने रिटायरमेंट लिया था। हाशिम अमला, इन्होंने भी रिटायरमेंट लिया था। एरोन फ्रेंच ऑस्ट्रेलिया के, इन्होंने भी रिटायरमेंट लिया था। तो सारे पॉइंट आपको लर्न करने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, फ्रांस देश के बारे में कुछ जान लेते हैं। मुख्य रूप से पश्चिमी यूरोप में स्थित एक देश है। 843 की वर्दुन की संधि ने साम्राज्य का विभाजन किया, जिसमें पश्चिम फ्रांसिया 987 ईस्वी में किंगडम ऑफ फ्रांस बन गया। यहाँ दुनिया में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की 5वीं सबसे बड़ी संख्या है। राजधानी पेरिस है, जनसंख्या लगभग 6.25 करोड़ के आसपास है। आधिकारिक भाषा फ्रेंच है। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है और प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न है। बढ़ते हैं फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है मणप्पुरम फाइनेंस। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए। मणप्पुरम फाइनेंस के वीपी नंद कुमार को मिला है हुरून इंडिया अवार्ड 2023। तो मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और सीईओ वीपी नंद कुमार को व्यापार की दुनिया में उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए हुरून इंडिया के पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। जबकि आईबीएस सॉफ्टवेयर के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष वीके मैथ्यूज को हुरून इंडस्ट्री अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। वीके मैथ्यूज को हुरून ग्लोबल टीम द्वारा किए गए शोध के आधार पर नामित किया गया है। तो याद रखिएगा गाइस, मणप्पुरम फाइनेंस के वीपी नंद कुमार को मिला है हुरून इंडिया अवार्ड 2023। बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए रामबाण न्यूज़ है, आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा 2023 में। तो याद रखिएगा वीपी नंद कुमार का नाम। ठीक है गाइस, बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है पेंगुइन इंडिया ने जारी की है द बेस्ट ऑफ सत्यजीत रे नामक पुस्तक। तो जिसके द्वारा जारी की जाती है ना, वो नाम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए। ठीक है, तो पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने फरवरी के लिए एक 2 वॉल्यूम की पुस्तक द बेस्ट ऑफ सत्यजीत रे प्रकाशित करी है। यह महान फिल्म निर्माता सत्यजीत रे के काल्पनिक और गैर काल्पनिक लेखन की झलक प्रस्तुत करती है। अपने समय के महानतम फिल्म निर्माताओं में से एक थे सत्यजीत रे। 1992 में इन्हें एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए भारत रत्न और ऑस्कर से सम्मानित किया गया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं सत्यजीत रे, जिनको भारत रत्न तक मिल चुका है। तो पेंगुइन इंडिया ने जारी की है द बेस्ट ऑफ सत्यजीत रे नामक पुस्तक, जिसमें सत्यजीत रे के बारे में चर्चा करी है। न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगली न्यूज़ है विश्व भारती यूनिवर्सिटी से। दुनिया का पहला जीवित विरासत वाला विश्वविद्यालय बनने जा रहा है। तो 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित किया गया था विश्व भारती यूनिवर्सिटी।
दुनिया का पहला जीवित विरासत वाला विश्वविद्यालय बनने के लिए तैयार हो गया है। विश्वविद्यालय को अप्रैल या मई में 2023 में यूनेस्को से हेरिटेज टैग मिल जाएगा। संस्थान को केंद्रीय अधिनियम के माध्यम से वर्ष 1951 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था और ये एकमात्र विश्वविद्यालय है जिसके चांसलर भारत के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, विश्व भारती यूनिवर्सिटी दुनिया का पहला जीवित विरासत वाला विश्वविद्यालय बनने जा रहा है। आइए यूनेस्को के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि जब भी कोई संगठन से न्यूज़ आती है तो उस संगठन के बारे में मैं आपको जरूर बताता हूँ। यही इस क्लास की सबसे ज़्यादा खासियत है। यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जिसका उद्देश्य शिक्षा, कला और संस्कृति में सहयोग के माध्यम से विश्व शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। 193 सदस्य देश हैं इसके। संयुक्त राष्ट्र के 3 सदस्य इजराइल, लिechtenstein, संयुक्त राज्य अमेरिका यूनेस्को के सदस्य नहीं है। स्थापना 1945 में हुई थी, मुख्यालय पेरिस में है और महानिदेशक हैं ऑड्रे अजोले। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट कॉलम में बता सकते हैं आप। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग गाइस। और अगर वीडियो पर आप पहली बार आ रहे हो, चैनल पर आप पहली बार जुड़ रहे हो, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल।